हेलो एवरीवन। केबीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है ये सिर्फ केबीएस टीजीटी टायर 2 के लिए नहीं है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब पे थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा होगा, बट टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी टॉपिक बचा है वो हम जल्दी जल्दी कवर करें और उसके बाद मैं एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, जो चीज़ें आपने बीएड में पढ़ी है वही सारे सब्जेक्ट आपके इसमें आए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स पेड हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप उस पर कांटेक्ट कर पाओ अगर आपको नोट्स चाहिए। बाकी आप वो वीडियो देख के तो नोट्स बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे हैं तो वो पेड है। फीस ज़्यादा नहीं है उसकी, अमाउंट सिर्फ 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है पाठ्यक्रम और उसके प्रकार, यानी कि कैरिकुलम एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसके अलावा कैरिकुलर ट्रांजिशन भी हम इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सब अब इस कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सब ने थ्री इडियट या दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज तो देखी होगी, राइट? अब एक पल के लिए सोचिए, अगर इन मूवीज की कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट ही ना हो, कोई डायरेक्शन ही ना हो, तो क्या एक्टर्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाते? क्या मूवी हिट हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती ना। तो एक हिट मूवी बनाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, एक्शन सीन कहाँ से आएगा और इमोशनल क्लाइमैक्स कैसा होगा। बस एजुकेशन के सिस्टम में कैरिकुलम भी उसी मास्टर स्क्रिप्ट या ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। हमारा अल्टीमेट गोल है एक बच्चे को सक्सेसफुल बनाना, और उस गोल तक पहुंचने के लिए जो पूरा रास्ता दिखाता है, ठीक है, वो पूरा जो रास्ता दिखाता है या गोल तक पहुंचने के लिए जो पूरा रास्ता है, जो पूरा एक्सपीरियंस है, वो कैरिकुलम डिसाइड करता है। हम अक्सर सिलेबस और कैरिकुलम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसको आसान भाषा में आपको समझा दिया था। ठीक है, आसान भाषा में फिर से अगर मैं बोलूँ तो जो सिलेबस है सिर्फ उस मूवी के डायलॉग से जो आपको क्लास में बोलने हैं, लेकिन कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम वो पूरी की पूरी मूवी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर और बाहर प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज जो होती हैं, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सब कैरिकुलम का ही हिस्सा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो केबीएस स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कैरिकुलम वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं हो सकता। हर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की ज़रूरतें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हमारी इसी मूवी की स्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और एजुकेशनल फाउंडेशन के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डीप से समझते हैं। तो अपने नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक टी डायग्राम बना है जो हमें बता रहा है। ठीक है, ये टी डायग्राम आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि जो पाठ्यक्रम है उसके 8 मुख्य प्रकार, यानी 8 जो मेन टाइप्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे प्रकार क्यों हैं? इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी बड़े बुफे वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या वहाँ मौजूद हर इंसान एक ही डिश ऑर्डर करेगा? बिल्कुल नहीं ना। किसी को भी स्पाइसी पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को स्पेशल डाइट मतलब किसी की होती है। तो सबकी जो पसंद है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी क्लास में हर बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल और नीड्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और क्योंकि हम केबीएस स्पेशल एजुकेटर बनने वाले हैं, तो हमें तो वैसे ही भी हर बच्चे की स्पेशल डाइट पर ध्यान रखना है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कैरिकुलम बनाए गए हैं। तो आइए जल्दी से इन 8 प्रकारों को एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहला जो है विषय आधारित, यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड। इसमें पूरा फोकस जो है वो किस पर हुआ है? सब्जेक्ट पर हुआ है, विषय पर हुआ है। ठीक है,
किताब में जो लिखा है बस वही पढ़ना है। दूसरा जो है शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड। यहाँ टीचर हमारी क्लास का बॉस है, या कह लो मूवी का डायरेक्टर है। टीचर डिसाइड करेगा कि क्या और कैसे पढ़ना है। तीसरा जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि लर्नर सेंटर्ड है। ये हमारा सबसे फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा हमारी मूवी का हीरो है। ठीक है, यहाँ पूरी प्लानिंग बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी नीड्स को सेंटर में रख कर की जाती है। फिर आता है नंबर 4, गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सिखाना। फिर आता है नंबर 5 पे एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। इसे आप एक मिक्स वेज सब्जी की तरह समझ सकते हैं, जहां हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़कर पढ़ाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है नंबर 6 यानी कि व्यापक क्षेत्र यानी कि ब्रॉड फील्ड। ठीक है, इसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट को मिलाकर एक बड़ा सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी को मिलाकर सोशल साइंस यानी एसएसटी बना देना। फिर आता है 7 मूल सब्जेक्ट यानी कि कोर सब्जेक्ट। ठीक है, कोर कैरिकुलम वो होता है, ये वो बेसिक और ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हर बच्चे को आनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ लीजिए जैसे खाने में नमक, नमक के बिना कोई स्वाद नहीं आएगा, वैसे ही कोर कैरिकुलम जो है वो सबको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में आता है नंबर 8, जिसको बोलते हैं छिपा हुआ यानी कि हिडन कैरिकुलम। ठीक है, हिडन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो रूल्स, वैल्यूज या मैनर्स हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे होते, लेकिन बच्चा स्कूल के माहौल से, टीचर्स के बिहेवियर से अपने आप सीख जाता है। तो ये हैं हमारे 8 मेन टाइप्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो जितने भी टाइप्स दिए हैं उनको एक एक करके डिकोड करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी डिजाइन्स को डिटेल से समझते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला जो है वो कौन सा है, विषय आधारित यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड कैरिकुलम। हम इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर पॉइंट्स देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे पुराना और आम डिजाइन है। सच कहूँ तो हम और आप, हम सब ने जितनी ज्यादा पढ़ाई की है, मतलब जितनी ज्यादातर सिस्टम जो है ऐसे ही था, राइट। इसे याद रखने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। हॉस्पिटल में डेंटिस्ट जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ दांत देखता है, आंखें नहीं देखता ना। आई स्पेशलिस्ट क्या करता है, सिर्फ आंखें देखता है। डेंटिस्ट कभी आंखों के इलाज में दखल अंदाजी नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही ये जो सब्जेक्ट बेस्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन है, इसमें हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो एक अलग इकाई जो होती है। जैसे मैथ वाले टीचर को सिर्फ मैथ पढ़ाने से मतलब है, और हिस्ट्री वाले को सिर्फ हिस्ट्री। यहाँ हर विषय का अलग शिक्षक होता है, उनके बीच कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, एकदम क्लियर बाउंड्री होती है। ठीक है, अब जरा स्क्रीन पर बने इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो टाइमलाइन आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये डिजाइन कोई नई नहीं है, ये क्या है, प्राचीन ग्रीस और रोम यानी एंशियंट ग्रीस और रोम की डिजाइन है, जो मतलब हमेशा से बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, शुरुआत में क्या थे इसमें, 7 लिबरल आर्ट्स थे। ठीक है, एजुकेशन की इन 7 पिलर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो था वो क्या था, ट्रिवियम। इसमें 3 विषय सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें क्वाड्रिवियम है, इसमें 4 विषय यानी 4 सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, हो गया ना टोटल 7। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, हमारी नॉलेज भी क्या हुई, बढ़ती गई, नई नई डिस्कवरीज हुई। अब आप ये फैक्ट जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1930 तक आते आते ये 7 विषय टूटकर और बढ़कर 300 से भी ज्यादा अलग अलग विषयों में बदल गए। ठीक है, 1930 के बाद क्या हुआ, 300 प्लस अलग अलग विषय बन गए ये। ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर आज के टाइम में बच्चों को 300 अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़े तो क्या होगा। ठीक है, आप एक केबीएस स्पेशल एजुकेटर के नजरिए से सोचिए। आप स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें सारा फोकस सिर्फ सब्जेक्ट और किताबों पर होता था, बच्चे की पर्सनल नीड्स पर नहीं।
स्पेशल बच्चों को अक्सर अलग अलग सब्जेक्ट के बीच कनेक्शन बनाने में दिक्कत होती थी, इसलिए उनके लिए सिर्फ इस सिस्टम पर टिके रहना थोड़ा चैलेंजिंग होता था। आई होप ये सब्जेक्ट वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लिया ना आप सब ने? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार की, जो है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम। ठीक है, यहाँ पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता था? टीचर के हाथ में होता था। ठीक है, स्लाइड पर आप सेंटर में देख सकते हैं, लिखा है शिक्षक निर्णय लेता था। ठीक है, टीचर मेक्स द डिसीजन। जो भी डिसीजन होता था वो कौन लेता था? टीचर। अगर हम अपनी मूवी वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो यहाँ टीचर हमारी क्लासरूम की मतलब जो क्लासरूम है उसका मुख्य डायरेक्टर होता है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब टेस्ट लेना है, ये सब डायरेक्टर साहब यानी हमारे टीचर ही तय करते थे। अब इस सिस्टम के एक टीचर जो है चार अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर चार रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो रोल है वो क्या है? इम्प्लीमेंट का है। ठीक है, किसका है? इम्प्लीमेंट का, लागू करने वाला। मान लीजिए बोर्ड की तरफ कोई रेडीमेड कैरिकुलम आ गया, जहां टीचर का काम उस बनी बनाई स्क्रिप्ट को क्लासरूम में एग्जीक्यूट करना है, मतलब जो दिया गया है बस उसे लागू करना, यानी विकसित पाठ्यक्रम को कक्षा में लागू करना, अप्लाइड डेवलप कैरिकुलम। दूसरा रोल जो है वो किसका है? एडॉप्टर का है, यानी कि अनुकूलन करने वाला। एक केबीएस स्पेशल एजुकेटर के तौर पर ये रोल प्ले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें टीचर बने बनाए कैरिकुलम को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन अपनी क्लास के स्पेशल बच्चों की नीड्स के हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव कर लेता है। जैसे अगर कोई टॉपिक बहुत मुश्किल है तो उसे आसान गेम या एक्टिविटी में बदल देता है। तो इसमें क्या करता है? पाठ्यक्रम को स्वीकार कर उसमें थोड़ा बदलाव करता है, रेडी टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। ठीक है, तीसरा रोल जो है वो किसका है? डेवलपर का, यानी कि विकसित करने वाला। इसमें टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो कैरिकुलम बनाने वाली बैठकों का हिस्सा बनता है। ठीक है, जो भी बैठक होती है उनका हिस्सा बनता है। उसके अलावा अपने ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करता है कि सिलेबस में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चौथा जो रोल है वो होता है रिसर्चर का, यानी कि शोधकर्ता का। एजुकेशन में चीजें जो हैं वो क्या होती है? हमेशा अपग्रेड होती रहती, बदलती रहती, राइट? इसलिए एक अच्छा टीचर क्या है? हमेशा रिसर्च करता है, मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या सुधार हो सकता है, या कैरिकुलम में ऐसा क्या नया जोड़ें जिससे बच्चों का बेहतर डेवलपमेंट हो। तो शॉर्ट में समझे तो टीचर सेंटर्ड डिजाइन में टीचर जो है वो मेन पिलर है, पर एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटर बनकर नहीं रुकना है, बल्कि एक बेहतरीन एडॉप्टर और रिसर्चर भी बनना है। आई होप आपको ये एक टीचर के ये चारों जो रोल्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नोट्स बन गए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और सबसे फेवरेट प्रकार पर, जो है शिक्षक केंद्रित, यानी कि लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम जो है उसको डिस्कस करने से पहले एक यहाँ पर पिक्चर लगी हुई मैग्नीफाइंग ग्लास की, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, उसके बीचों बीच एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस डिजाइन में, यानी कि हमारी एजुकेशन रूपी मूवी जो है उसका असली हीरो कौन है? ये जो बच्चा है वो उसका असली हीरो है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक बार तारे जमी पर मतलब जो तारे जमी पर मूवी है उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क्यों याद करेंगे अब आप बोलेंगे, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस मूवी में जो ईशान अवस्थी है, ठीक है, उसको ट्रेडिशनल तरीके से कुछ समझ में नहीं आता। फिर आते हैं आमिर खान जी, यानी निकुंब सर। वो क्या करते हैं? क्लास में एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त या मार्गदर्शक की तरह बनकर आते हैं। वो उनकी क्या करते हैं? इमोशन को समझते हैं, ठीक है, उसकी नीड्स को समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह कैरिकुलम सब कुछ मतलब कैरिकुलम में क्या होता है? सब कुछ क्या होता है? छात्रों की रुचियों और उनकी ज़रूरतों पर आधारित होता है। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते ये अप्रोच हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी क्लास में हर बच्चे की जो नीड्स है वो कैसी है? अलग अलग है। ठीक है,
इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें बच्चे को रट्टा नहीं लगवाते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो नई सीख होती है उनको पिछले अनुभव से जोड़ा जाता है, यानी कि जो नया सिखाना होता है उनको जो उनका प्रीवियस नॉलेज होता है उससे जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, तो लेसन प्लान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियोस पे डालने की, ताकि उसमें जितने भी स्टेप हैं वो मैं आप सभी को समझा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं। तो लेसन प्लान का पार्ट माना जाता है, ठीक है। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है या प्रस्तावना प्रश्न होता है वो लेसन प्लान का हार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वही आधार होता है प्रीवियस नॉलेज से नए मतलब जो न्यू सिखाने जा रहे हैं हम वो उस पे जाने का, ठीक है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज से जोड़ने का काम कौन करता है? प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक है, टास्क मास्टर नहीं है, ठीक है। अब जरा नीचे ये जो रेड बॉक्स आप सभी को दिख रहा है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जहां पर ऐतिहासिक प्रभाव लिखा है, क्या लिखा है? हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। एजुकेशन में इस अप्रोच को लाने में रूसो और उनकी फेमस किताब इमाइल का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। किसका हाथ है? रूसो और उनकी फेमस किताब कौन सी थी? इमाइल थी, ठीक है। इसके अलावा जॉन डीबी, ठीक है, जॉन डीबी के लेबोरेटरी स्कूल, ठीक है, उनकी जो किताब थी उसका नाम क्या था? लेबोरेटरी स्कूल, जो 1896 से 1904 के बीच प्रभाव में आई थी। इससे काफी लोग प्रभावित हुए थे। साथ ही साल 1919 में, ठीक है, 1919 में क्या हुआ? पीईए ने बच्चों के व्यक्तिगत विकास यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट और उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता जो है, नेचुरल फ्रीडम है, ठीक है, उसको प्रमोट किया। कहने का मतलब है कि बच्चे को एक ऐसा आजाद माहौल देना जहां वो खुद एक्सप्लोर करके अपनी मतलब स्पेस बनाए और खुद सीख सके, ठीक है, अपने नॉलेज का निर्माण खुद करे, ये हम कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डिजाइन की तरफ या टाइप्स की तरफ, जो क्या है? गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम, ठीक है। इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अब वो सवाल क्या है? आप मुझे ये बताओ कि सिर्फ कोई किताब पढ़कर या वीडियो देखकर आप स्विमिंग सीख सकते हैं, या फिर साइकिल का मैनुअल पढ़कर, गाड़ी का मैनुअल पढ़कर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, साइकिल पर बैठकर पैडल मारना ही पड़ेगा। बस यही है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। स्लाइड की पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। इसे प्रोजेक्ट या अनुभव पाठ्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट और अनुभव पाठ्यक्रम, ठीक है। क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिजाइन जो है बच्चे की स्वाभाविक प्रेरणा है। क्या है? क्यों है? क्यों प्रोजेक्ट बोलते हैं? ठीक है, बच्चे की स्वाभाविक प्रेरणा है ये डिजाइन, ठीक है। ये जो टाइप्स है इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं नेचुरली बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्टिव होते हैं, मतलब छात्र सक्रिय भागीदारी होते हैं इसमें। इनकी कोई पैसिव पार्टिसिपेशन नहीं होती है, ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा बोरिंग लेक्चर नहीं होता जहाँ बच्चा बस चुपचाप बैठ कर बेंच पर सुन रहा हो। अब जरा स्क्रीन पर बने इस तराजू को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तराजू बना हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। इसमें एक पलड़े में क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। और दूसरे पलड़े में क्या है? मेंटल, ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेंटल सेटिस्फेक्शन है। अब जो इसका मतलब क्या है, जब बच्चा फिजिकली कोई एक्टिविटी करता है तो उससे जो मेंटल सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है, उससे उसकी लर्निंग हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और हाँ, राइट साइड में दिए गए इस रेड वाला जो आपको जिगजैग फॉर्म में कुछ दिख रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। रेड बॉक्स है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये हमारा एग्जाम टिप है जो कहता है सच्ची सीख क्या है? अनुभव है, ठीक है। सच्ची सीख क्या है? अनुभव है, यानी ट्रू लर्निंग इज एक्सपीरियंसिंग एक्टिविटी। जब भी करेंगे तो उससे क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला याद रखिए, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते जो डिजाइन आपके लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है,
क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को अगर आप गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट या रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट कैच कर लेगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। स्क्रीन पर देखिए, ये यहाँ पर हम दो बहुत ही मिलते जुलते लेकिन थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्या, एकीकृत। ठीक है, एकीकृत और व्यापक क्षेत्र, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज इस वीडियो के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले वेन डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो दो सर्कल हैं, ठीक है, बीच में एक क्यूट सा स्माइली फेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्यूट सा स्माइली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये स्माइली का यहाँ पर क्या काम है, तो ये एकीकृत या इंटीग्रेटेड कैरिकुलम है। इसका मेन फोकस होता है विषयों और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाना। ठीक है, मतलब जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना रहे, बच्चा उसे रियल लाइफ में जोड़ पाए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, विषयों और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाना। ठीक है, सभी विषयों का एकीकरण, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, सभी विषयों का एकीकरण। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अवेंजर मूवी में क्या होता है, अलग अलग सुपर हीरोज होते हैं, कोई उड़ने वाला होता है, कोई मैजिक करने वाला होता है, सब मिलकर एक कॉमन मिशन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेटेड डिजाइन में हमारा लक्ष्य जो होता है, सभी विषयों का एकीकरण होता है। ठीक है, मान लीजिए आप बच्चों को मतलब पानी या वाटर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो साइंस में आप पढ़ाएंगे कि पानी कैसे बनता है, जियोग्राफी में पढ़ाएंगे कि नदियां कहाँ से निकलती है, और मैथ में पढ़ाएंगे कि पानी का बिल कैलकुलेट करना कैसे सीखा जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन टॉपिक क्या होता है, एक ही होता है। अब आते हैं राइट साइड पर। ठीक है, राइट साइड पर क्या है, ब्रॉड फील्ड यानी कि व्यापक क्षेत्र। इसे हम क्या कहते हैं, संबंधित विषयों को एक बड़ा क्षेत्र बना देते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीडिंग। ठीक है, यानी कि पढ़ना, राइटिंग यानी कि लिखना, स्पीकिंग यानी कि बोलना। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तीनों अलग अलग चीजों को हमने क्या किया, मिला दिया और उसको एक बड़ा सा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, लैंग्वेज आर्ट्स। ठीक है, यानी कि भाषा की कला। या फिर एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो हम अक्सर छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स जैसे मिलते जुलते सब्जेक्ट को जोड़कर क्या बना देते हैं, एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज। तो शॉर्ट में कहूँ, इंटीग्रेटेड में हम अलग अलग विषयों को आपस में और रियल लाइफ में जोड़ते हैं, जबकि ब्रॉड फील्ड में हम छोटे छोटे रिलेटेड सब्जेक्ट को परमानेंटली मिलाकर एक बड़ा सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है ना सबको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो इसमें क्या करते हैं, संबंधित विषयों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, विषयों और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पर। मतलब टाइम नहीं बोलेंगे, टाइप बोलेंगे इसको। ठीक है, वो गलती से मुंह से जिप फिसल गई और इसलिए ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी सबकी जुबान फिसलती है, तो मेरी भी फिसल गई। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप क्या है, मूल पाठ्यक्रम यानी कि कोर कैरिकुलम। ठीक है, कोर कैरिकुलम को हम ऐसे भी समझेंगे कि अनिवार्य सब्जेक्ट। ठीक है, जिसको आपको लेना ही होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर बने इस मजबूत से पिलर को आप ध्यान से देखिए, ये पिलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा लिखा हुआ है कोर, और एक बिल्डिंग उसके ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, इसे एक बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपना सपना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपना सपनों का घर बना रहे हैं। अब आप घर का डिजाइन कैसा भी रखें, इंटीरियर किसी भी कलर का करवाएं, लेकिन उस घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना। उसका जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। अगर नींव ही नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। या फिर चलिए खाने की बात करते हैं।
आप पनीर की कोई भी डिश बना लीजिए, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, लेकिन नमक तो सब में डलेगा ही डलेगा। बिना नमक के कोई डिश पूरी नहीं होती ना। तो बस हमारी एजुकेशन में जो कोर कैरिकुलम है वही मजबूत नींव या खाने का नमक है। स्लाइड पर लिखी सबसे पहली लाइन पढ़िए, ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य और सामान्य विषय है। ठीक है। मतलब ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है जो हर एक स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। आगे लिखा है कि छात्र का मेजर या विशेषज्ञता चाहे जो भी हो, ये सबके लिए जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर, दोनों की फील्ड बहुत अलग अलग है, लेकिन 10वीं क्लास तक बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, लैंग्वेज तो दोनों को ही पढ़नी होगी ना। वही बेसिक एजुकेशन जो है वो हमारा कोर कैरिकुलम कहलाता है। तो स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास आने वाले हर बच्चे की डिसेबिलिटी और ज़रूरतें जो हैं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ कोर लाइफ स्किल्स जैसे हैं, कम्युनिकेशन है, पर्सनल हाइजीन है, डेली लिविंग की है, ठीक है, डेवलपमेंट की है, वो सारे क्या है बच्चों के सेम है। तो ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को सिखानी हुई होती है ताकि वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंस के साथ रह सके। तो कोर कैरिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल नींव की तरह पक्का है ना। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी टाइप पर, ठीक है, जो है प्रश्न या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिडन कैरिकुलम बोलते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन पर बने यहाँ पर एक आइसबर्ग बना है जिसको आप सभी ध्यान से देखिए। ठीक है। ये जो आइसबर्ग है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, टाइटैनिक मूवी सभी को याद होगी। उस मूवी में जो बर्फ का पहाड़ था वो क्या था, ऊपर से तो थोड़ा सा दिखता था, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन अंदर से क्या था, एकदम विशाल था, मतलब काफी बड़ा था। हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है बिल्कुल उसी आइसबर्ग की तरह है। जो छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें साफ साफ दिख रहा है, वो हमारा क्या है, रिटन कैरिकुलम है, यानी हमारी किताबें, सिलेबस और टाइम टेबल है। ठीक है। रिटन कैरिकुलम कौन सा है, जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एक बड़ा हिस्सा है, अब ये नीचे आप सभी देख सकते हैं, ये जो एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, जो छुपा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं जाता किसी का, उसी को क्या बोलते हैं, हिडन कैरिकुलम बोलते हैं। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी हैं, बल्कि ये स्कूल के माहौल और संगठन के सीखे गए अपेक्षित मानक हैं। जो कुछ हम स्कूल के माहौल और संगठन में सीखते हैं, वो सारी चीजें हिडन कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। अब एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर लाइन में चुपचाप खड़े रहना, समय की पाबंदी, ग्रेड के लिए जो कंपटीशन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि हम सीख जाते हैं देख देख के। ठीक है। अब इस बात को लार्जेस्ट शने ने 1993 में क्या किया था, मतलब लार्जेस्ट शने ने बहुत सही तरीके से समझाया था। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर देखिए, शिक्षक और प्रशासकों के व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब शिक्षक और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। अ, अगर स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो बच्चे बिना किसी किताब के आप अपने आप उसको रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। इसके नीचे है डेविड पी गार्डनर, यहाँ पर डेविड पी गार्डनर दिखाई दे रहे होंगे। हम जीने के लिए, इन्होंने क्या लिखा है कि हम जीने के अनुभव से सीखते हैं, बहुत सी शिक्षा केवल एक रिचुअल है, यानी एक रस्म है। आइसबर्ग के अंदर लिखे इसके उदाहरण जो हैं उसको भी आपने ध्यान से देख लिया। ठीक है। पर बच्चे मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो चीजें हमें सिखाई नहीं जाती हम सीख लेते हैं, डिसिप्लिन हमें सिखाई नहीं जाती हम सीख जाते हैं। ठीक है। लोगों को नमस्ते करना, ये हमें सिखाया नहीं जाता, लेकिन हम देखते रहते हैं बचपन से, वो चीजें हम सीख जाते हैं। तो एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी क्लास का जो हिडन कैरिकुलम है सबसे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आपकी बातों से कम आपके बिहेवियर और क्लास के माहौल से ज्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा कैरिकुलम टाइप्स है वो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है। आई होप आपको ये टाइप
का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैरिकुलर ट्रांजिशन। लेकिन उससे पहले कुछ अदर टाइप है उनको भी देख लें, ताकि एग्जाम में अगर वो आ जाएं तो आपसे वो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम अदर टाइप्स ऑफ कैरिकुलम देख लेते हैं एक बार, इसके अन्य प्रकार यानी अदर टाइप्स। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी स्लाइड में करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम नल कैरिकुलम की बात करेंगे, यानी कि जो शून्य पाठ्यक्रम है। नल कैरिकुलम का मतलब क्या होता है? वो टॉपिक जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, जो सिलेबस में जानबूझकर मतलब सिलेबस से बाहर रखे जाते हैं। इसमें बच्चों को अनजाने में ये मैसेज मिलता है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कई जगह मेंटल हेल्थ या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात नहीं होती है। दूसरा है फैंटम कैरिकुलम। ठीक है, फैंटम कैरिकुलम जो है या फैंटम पाठ्यक्रम जो है, जो लेसन है जो बच्चे मीडिया से सीखते हैं, जैसे टीवी, मूवीज या सोशल मीडिया से जो मैसेज बच्चे कैच करते हैं, उनकी सोच और बिहेवियर को वो अफेक्ट करता है, वो कहलाता है फैंटम कैरिकुलम। तीसरा जो है बयानबाजी पाठ्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं, रेटोरिकल कैरिकुलम। ठीक है, अब ये जो कैरिकुलम है वो क्या होता है, पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर या स्कूल ऑफिशियल जो होते हैं अपनी स्पीच या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बोलते हैं, ये पढ़ाया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक आइडियल बात होती है, जरूरी नहीं कि असल में क्लासरूम में भी इसे लोग इम्प्लीमेंट करें। चौथा है उपयोग में पाठ्यक्रम, यानी कि कैरिकुलम इन यूज। तो ये वो प्रैक्टिकल कैरिकुलम है जो एक टीचर असल में अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। सिलेबस चाहे कुछ भी हो, टीचर अपनी नॉलेज और तरीके से उसे डिलीवर करता है, वो कैरिकुलम यूज होता है। फिर पांचवा है प्राप्त पाठ्यक्रम, यानी कि रिसीव्ड कैरिकुलम। रिसीव्ड कैरिकुलम जो है इसमें ये चीजें पढ़ाई जाती है, इसमें बच्चों को असल में कितना समझा, कितना उसने कैच किया, कितना याद रखा, उसे रिसीव कैरिकुलम कहते हैं। हर बच्चे की का लेवल जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। फिर आता है छठा कैरिकुलम, जिसको आंतरिक पाठ्यक्रम बोलते हैं या द इंटरनल कैरिकुलम बोलते हैं। हर बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंस और नई नॉलेज को जोड़कर अपने दिमाग में खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है। जो ज्ञान बच्चा खुद अपने अंदर क्रिएट करता है उसे इंटरनल कैरिकुलम करते हैं कहते हैं। फिर चौथा है इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम है, यूट्यूब, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल रिसोर्सेज के जरिए बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फिर है आठवां सहवर्ती पाठ्यक्रम, इसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट कैरिकुलम। ठीक है, ये जो कैरिकुलम है इसमें बच्चा अपने घर और परिवार, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने घर और परिवार से सीखते हैं। इसमें फैमिली की वैल्यूज, मोरल्स और ट्रेडिशन भी शामिल होते हैं, जो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ चलते हैं। फिर आखिरी में आता है सामाजिक पाठ्यक्रम, यानी कि सोसाइटल कैरिकुलम। ये बहुत ब्रॉड है, बच्चा अपनी सोसाइटी, दोस्तों, आस पड़ोस और कल्चर से इनफॉर्मली जो कुछ भी सीखता है वो क्या होता है, सोसाइटल कैरिकुलम होता है। तो ये थे अदर टाइप्स ऑफ कैरिकुलम जो आपको एग्जाम्स के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरिकुलर ट्रांजिशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ड्राइंग है जरा इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग दिख रही होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ एक ब्रिज यानी पुल बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि इस पुल के एक तरफ जहाँ लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य। ये वो थ्योरेटिकल बातें हैं जो कागज पर लिखी होती हैं, हमें बच्चों को क्या सिखाना है और सिलेबस क्या है। और पुल के दूसरी तरफ एक स्कूल है। ठीक है, पुल पार करने के बाद एक स्कूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो स्कूल है इसके ब्लैक बोर्ड पर एक चीज लिखी हुई है, कक्षा में कार्यान्वयन। ठीक है, कक्षा में कार्यान्वयन का मतलब क्या है, यानी
इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लासरूम, ये हमारी मंजिल है, वो जगह जहाँ असली पढ़ाई होती है। अब इन दोनों के बीच का ये पुल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या है, एक ब्रिज है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और वही है हमारा कैरिकुलम ट्रांजैक्शन या पाठचर्या समव्यवहार। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको खाना बनाने का बहुत मन है और आपके पास एक बढ़िया सी रेसिपी बुक है, उस किताब में जो रेसिपी लिखी है ना, वो हो गए आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब आप किचन में गए और जो कि आपको क्लास मतलब आप मान लीजिए कि वो आपका क्लासरूम है, लेकिन सिर्फ किताब होने से तो खाना नहीं बन जाएगा ना। उस रेसिपी को पढ़कर मसाले मिलाकर असल में एक टेस्टी डिश तैयार करने का जो पूरा पर्पस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर मूवी का एग्जांपल लें तो आपको तारे ज़मीं पर मूवी तो ज़रूर याद होगी। स्कूल का सिलेबस और एम तो सभी बच्चे के लिए एकदम सेम थे, लेकिन आमिर खान सर ने जब ईशान को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर नए मेथड यूज किए, खेल खेल में एक्टिविटी करवाई। ये तो उनके पढ़ाने का अपना खास तरीका था, वही उनका कैरिकुलम ट्रांजेक्शन था। उन्होंने पेपर पर लिखे एम को असल क्लासरूम में इफेक्टिवली क्या किया, उसको लागू कर दिया। अब आप नीचे इस येलो स्टिकी नोट्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें यही लिखा है, इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरिकुलम कंटेंट्स। ठीक है, मतलब सिर्फ एक अच्छा सिलेबस या कैरिकुलम बना लेना ही काफी नहीं है, उस पाठ्यक्रम को सही तरीके से यानी कि प्रभावी ढंग से अपनी क्लास में लागू करना और बच्चों के दिमाग तक पहुंचाना क्या है, असली क्लासरूम सॉरी कैरिकुलम ट्रांजैक्शन है। एक टीचर की असली सक्सेस कब होती है, इसी ब्रिज पर टिकी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड के बीच में आपको एक कंपास दिख रहा होगा, ठीक है, ये कंपास है। अब कंपास का काम क्या होता है, सही दिशा दिखाना, मतलब सही डायरेक्शन बताना, राइट। ठीक वैसे ही हमने पिछले स्लाइड में जिस कैरिकुलम ट्रांजेक्शन की बात की, उसे सही दिशा देने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के 4 मेन स्टेप होते हैं। ठीक है, इसके कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। जो यहाँ पर एक साइकिल दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेप लिखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये 4 स्टेप जो हैं इसके प्रोसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रोसेस के जैसे एक मूवी थी, आपने देखा होगा हिचकी मूवी, ठीक है, उसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर रानी मुखर्जी जी क्या करते हैं, 9F मतलब सेक्शन होता है उसकी क्लास, उन बच्चों को पढ़ाना था जिन्हें कोई और टीचर नहीं पढ़ाना चाहता था। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, पढ़ाया। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, प्रभावी योजना, यानी कि इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग जो है सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए, ठीक है, सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए। तो सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए इसमें हिचकी मूवी में टीचर ने सबसे पहले प्लान क्या किया, इन बच्चों को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाना होगा। हमारी असल क्लासरूम में भी एक टीचर सबसे पहले यही प्लान करता है कि बच्चे की नीड्स के हिसाब से उन्हें बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए। फिर आता है दूसरा स्टेप, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, योजना को व्यवस्थित करना। ठीक है, सिर्फ दिमाग में प्लान करने से तो काम नहीं चलेगा ना, चीजें अरेंज भी करनी पड़ेंगी। मूवी में टीचर ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, अंडे, फिजिक्स के लिए बास्केटबॉल जैसी मतलब चीजें क्या की थी, ऑर्गेनाइज की थी। ठीक वैसे ही एक स्पेशल एजुकेटर अपने लेसन के हिसाब से क्लास के लिए टीएलएम मतलब टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटीज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। फिर आता है तीसरा स्टेप, यानी कि प्रशासन ऑब्लिक कार्यान्वयन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये वो टाइम है जब असल एक्शन होता है, यानी जो प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, उसे क्लासरूम में बच्चों के साथ एग्जीक्यूट करना। जैसे मूवी में टीचर ने बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में ले जाकर असल में खेलते कूदते फिजिक्स पढ़ाती थी।
फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप। चौथा और आखिरी स्टेप जो है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन, विशेषज्ञों और लागू करने वाले। मूल्यांकन जो है वो क्या है, लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसको कौन लागू करता है, विशेषज्ञ लागू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चेक करना कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई है या नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं। जैसे हिस्ट्री मूवी के आखिर में बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं और प्रिंसिपल जो कि मतलब जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि टीचर का तरीका काम किया या नहीं किया। ठीक है, और हाँ, इन एरोज को ध्यान से देखिए, जितने भी एरोज हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए। ये कंटिन्यूअस साइकिल है, इवेल्युएशन के बाद भी जो रिजल्ट या फीडबैक आता है उसके बेस पर हम वापस से अपनी प्लानिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, और ये चक्र जो है ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम कैरिकुलम की जो दूसरी सब यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।